की क्लास स्टार्ट करते हैं। रोकड़ भैया, सहायक भैयों में रोकड़ भैया, लेक्चर नंबर 11 हो गया और आज हमारा इस क्लास का अंत होने वाला है, इस चैप्टर का अंत होने वाला है। और आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लघु रोकड़ भई, उसी के बारे में थ्योरी समझा था और इसका एक विधि जिसे हम लोग साधारण या सिंपल बोल सकते हैं, साधारण या सिंपल, ठीक है। साधारण या सिंपल हम लोग लघु रोकड़ भई देखे थे पिछले क्लास में। और इसी टॉपिक पर हम लोगों ने क्या देखा था, इसी टॉपिक पर हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखे थे, जैसा कि हमने बोला था एक ही क्वेश्चन लगाना, उससे ज्यादा लगाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है दूसरा वाला विधि के तौर पे अगर हम लोग देख ले तो क्या पढ़ने वाले, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ भई, ठीक है। इसके हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ आज होगा एमसीक्यूज, ठीक है। उससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट हो, आप लोगों की एक बार अटेंडेंस देख लें, कौन कौन बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे मौजूद हैं एकता कुमारी, अंकित चौराहा, जो है को चैप्टर का, तो हम लोग कमेंट्स हो रहे हैं, सबके नाम दिख रहे हैं। तो भाई आखिर में ये होता क्या, सब लोग आ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। स्टार्ट कर दिया जाए तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ये विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ भाई आखिर में ये होता क्या। पहले तो ये बात करते हैं ये होता क्या है। ये तीसरा वही है, ठीक है। ये तीसरा जो है विधि है और किसी किसी किताब में दूसरा के तौर पे भी दिया जा सकता है, किसी में दूसरा किसी में तीसरा, तो जिसमें रूप में आपको दिया है जैसे किसी किताब में लघु रोकड़ भाई के दो ही रूप है, एक साधारण दूसरा विश्लेषणात्मक। और किसी किसी किताब में अगरदाय पद्धति को ही वही के रूप में जो है एक अलग प्रकार के रूप में बता दिया जाता है, जिससे हमने कल पढ़ाया था, ठीक है। तो चाहे दूसरा बोलो चाहे तीसरा बोलो, हमें नाम तीनों याद रखना। पहला साधारण लघु रोकड़ भाई, दूसरा अग्रदाय पद्धति वाली रोकड़ भाई, तीसरा कौन सा, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ भाई, ठीक है। तो चलो हम लोग ये जब बात करते हैं कि आखिर में विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ भाई होता क्या, तो पहले विश्लेषण शब्द इसमें जुड़ा है ना, विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषण करता है, विश्लेषण शब्द जुड़ा है। तो विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को पढ़ना समझना और अच्छे तरीके से जानकारी उसके रूप में हासिल करना। कोई एक बात है उसको बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो, जान लो, ढंग से एकदम दिमाग में बैठा लो, उसी को हम लोग कहते हैं विश्लेषण। बड़ी चीज को आराम से छोटे रूप में अपने दिमाग में रखना है, टुकड़े टुकड़ों में अपने दिमाग में रखना है, उसमें से की पॉइंट्स निकाल लेना, उसका रस निकाल लेना, उसका निचोड़ कर लेना, ये होता है विश्लेषण। तो यही सेम चीज हमारा विश्लेषणात्मक रोकड़ भई में भी होगा, लघु रोकड़ भई में। कल की क्लास में जो लघु रोकड़ भई था उसमें क्या था, हम लोग हर चीज को बस फटाफट फटाफट खर्चों को लिखते चले थे, खर्चों को हमने कैटेगराइज नहीं किया था, बांटा नहीं था। जैसे पेन एंड पेंसिल हमने लिख दिया, ठीक है। जानते हो पेन एंड पेंसिल किस में आता है ना, स्टेशनरी में आता है, हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं उसको स्टेशनरी। जैसे मान लो पेन एंड पेंसिल है, पेपर है, ये सब है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर्स वगैरह है, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं साधारण वाले में। लेकिन जब हम इसमें लिखते हैं विश्लेषणात्मक है तो उसे एक स्टेशनरी के तौर पे कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सी चीजें होती है जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसी चीज को लेकर के जो है आज का हमारा ये जो है कैश बुक है। अब होता क्या है समझो, यह लघु बही उन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है जहां एक ही प्रकार के फुटकर व्ययों का भुगतान बार बार किया जाना आवश्यक हो। अगर कोई ऐसा संस्था है जहां पे एक ही प्रकार का फुटकर व्यय हो रहा है और बार बार लगातार हो रहा है, ढेर सारी उसकी संख्या है, जैसे स्टेशनरी बहुत बार खरीदा जा रहा है, जैसे गाड़ी भाड़ा वगैरह बहुत बार हो रहा है, ठीक है। जैसे क्या है कि आपका जो है चाय पानी का रिफ्रेशमेंट का खर्चा बार बार हो रहा है, तो इस प्रकार के जहां पर भी क्या होगा एक ही टाइप के खर्चे बार बार हो रहे हैं, वहां पे इस प्रकार की रोकड़ बही अपनाई जाती है। इस लघु रोकड़ बही में भुगतान पक्ष की राशि स्तंभ में कई भागों में विभाजित होता है। इसमें जो भुगतान पक्ष का राशि वाला स्तंभ होता है वो एक मेन तो होता ही अमाउंट पेड का, लेकिन उसके बाद भी वो कई हिस्सों में विभाजित होता है और वो सारे के सारे हिस्से हर एक अमाउंट का कैटेगरी होता है कि ये वाला किस कैटेगरी में आएगा, तो उस हिसाब से विभाजित होता है। और यह विभाजन फुटकर व्ययों की प्रकृति एवं बारंबारता के आधार पर किया जाता है। और ये विभाजन याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई फिक्स टेबल नहीं है, फिक्स हम लोग का कॉलम नहीं है। विश्लेषणात्मक रोकड़ में कितना कॉलम बनेगा आपके मन के ऊपर है, आप कितना बनाना चाहते हो। ये सारा का सारा कॉलम डिपेंड करता है कि आपके पास मद कौन कौन से हैं, उन मदों की संख्या, उन मदों की बारंबारता, उनके अनुरूप आपको जो है ये बनाना है। किसी के यहाँ 4 बनेगा, किसी के यहाँ 5 बनेगा, किसी के यहाँ 10 बनेगा, जैसा उनके यहाँ जिस तरह के मद होंगे उस प्रकार से ये बनेगा, ठीक है। और इसमें भुगतान की गई राशि का पहला पहला स्तंभ एक दिन में भुगतान किए गए समस्त फुटकर व्ययों के योग का होता है, ठीक है, तथा शेष स्तंभों में व्ययों की आवृत्ति एवं प्रकृति के आधार पर तैयार किया जाता है। जो पहला वाला है वो आपको पता है ना, पहला वाला तो आपको सिंपल सा जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन बाकी वाला जो है ना
वो आवृत्ति और उसके अनुसार बनता है, जैसा कि हमने बताया। हम फॉर्मेट समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे व्यय जिनके लिए कोई पृथक राशि स्तंभ ना हो, उन्हें अंतिम स्तंभ में विविध व्यय में डाल देते हैं। जैसे आपको पता ही नहीं चला कि भाई ये वाला हम किस में डालें, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई खर्चा हुआ है एक ऐसा, हमें पता नहीं चला कि इस खर्च को हम किस वाले स्तंभ में डालें, कौन सा इसको किस कैटेगरी के अंदर रखें। फुटकर व्यय के कई कैटेगरी है ना, तो हमें समझ में ना कि किस कैटेगरी में रखें, तो आप उसको अदर एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस करके विविध व्यय करते हुए सन्ड्री एक्सपेंसेस उसमें आप डाल सकते हो, या मिसलेनियस भी उसको कहते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस करते हो उसमें डाल सकते हो कि चलो ये विविध व्यय में छोटे मोटे और खर्चों में है, इसका हमें कैटेगरी नहीं पता तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें दर्शाकर विवरण जो है रिमार्क स्तंभ में लिख दिया जाता है, ठीक है, बाकी विवरण आपको रिमार्क में लिख दिया जाता है। इस प्रकार इस रोकड़ बही में फुटकर भुगतान के लिए पृथक पृथक राशि स्तंभ होते हैं, जिससे किसी निश्चित मद पर व्यय की गई राशि की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। अब इससे क्या होता है ना, कैटेगरी करने से हमें एक मैनेजर के तौर पे हमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि भैया नाश्ता पानी में इतना खर्चा हुआ है, देखो भाड़ा वाड़ा में इतना खर्चा हुआ है, देखो इस चीज में इतना खर्चा हुआ, उस चीज में इतना खर्चा हुआ, तो हमें एक कैटेगरी के रूप में पता चल जाता है कि हाँ फलाने चीज में इतना रुपया खर्च हुआ, इन सब चीजों में इतना रुपया खर्च हुआ है, स्टेशनरी में इतना रुपया जा रहा है, उसमें इतना रुपया जा रहा है, पता चल जाता है। अगर किसी चीज में हद से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये इसका एक फायदा होता है, इसलिए इसको किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्राप्त राशि रोकड़ बही और पृष्ठांक संख्या, तिथि, विवरण, वाउचर संख्या, खाता पृष्ठांक का राशि स्तंभ साधारण लघु रोकड़ बही की भांति तैयार की जाती है। तो एक्चुअल में ये पूर्ण रूप से साधारण रोकड़ बही ही है, उसी की तरह बनेगा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या करना है कि आपको कैटेगराइजेशन करना है, आपको चीजों को पढ़ करके कैटेगरी में बांटना है कि कौन सा चीज किसके अंतर्गत आता है। अब चलो इसका न्यूमेरिकल डायरेक्ट देखते हैं और उससे जो है बातें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए ना, जब न्यूमेरिकल देखोगे तो पूरी बातें एकदम समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल के जरिए, और उसका जब हम कैटेगरी बांटेंगे तब, ठीक। तो चलो आ जाओ न्यूमेरिकल्स की तरफ आ जाओ, अपने आप जो हमने अभी थ्योरी समझाया वो आपको समझ में आएगा। बोला है कि जनवरी 2020 के लिए निम्नलिखित व्यवहारों को विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही यानी लघु रोकड़ पुस्तक में लिखिए और फिर प्रपंजी यानी खाता बही में उनकी खतौनी कीजिए। तो खाता बही वाला सिस्टम हटाओ, हमें केवल क्या करना है, हमें जो है उसका जो है केवल ये बनाना है, लघु रोकड़ बही बनाना है। ये आप देखो कि लघु रोकड़ बही कैसे होगा, ठीक है। अब इसमें आइटम्स में देखो, सबसे पहला आइटम सबसे पहला आइटम बोलता है 1 जनवरी को मुख्य रोकड़िया से प्राप्त हुए, बताओ किधर जाएगा, 300 रुपया मुख्य रोकड़िया से प्राप्त हुए। इसमें बैलेंस बीडी नहीं है, देख रहे हो ना, बैलेंस बीडी रहता है तो सबसे पहले वो डेबिट साइड में लिखते बैलेंस बीडी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, डायरेक्ट क्या मुख्य रोकड़िया से प्राप्त, यानी पैसा मिला है, तो पैसा मिला तो डेबिट में ही डालोगे, टू कैश करते हुए डेबिट में डालोगे जो हमारा मुख्य रोकड़िया से प्राप्त होता है, तो ये डेबिट में चला गया 300, ठीक। इसके बाद देखो इसमें वाउचर नंबर वाला कोई आइटम नहीं दिया है, वाउचर नंबर वाला कोई नहीं लिखा था, वाउचर नंबर का कॉलम खाली रहेगा, जैसे हर क्वेश्चन में खाली रहता है, कल वाले क्वेश्चन में वाउचर नंबर था इसलिए हम लोगों ने डाला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनवरी 2 को डाक व्यय, अब डाक व्यय जो है किस प्रकार का खर्चा होगा बताओ, डाक व्यय आपका किस प्रकार का खर्चा में शामिल किया जा रहा है। डाक व्यय बोला है कितना, 65 रुपया, ठीक है। तो देखो जो डाक का खर्चा होता है उसे डाक व्यय ही कहते हैं, पोस्टेज यानी स्टाम्प्स इस नाम से जाना जाता है। तो पहली बात ये खर्च है, आपको पता ही कि ये क्रेडिट वाला आइटम इसमें जाएगा, और साथ ही साथ ये किस में जाएगा, ये पोस्टेज यानी स्टाम्प में जाएगा, ठीक है। अगर कैटेगरी बांटा जाए तो डाक व्यय के खर्चों को हम लोग पोस्टेज यानी स्टाम्प्स में देखते हैं। पोस्टेज यानी ये डाक का पूरा खर्चा, और स्टाम्प्स यानी जो स्टाम्प पेपर वगैरह लगता है, ये भी डाक में, डाक टिकट जिसको कहते हैं वो लगता है, तो वो इस श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद आ गया कूली भाड़ा। अब कूली भाड़ा किस में आएगा, पेड कूली चार्जेस। अब सोचो कूली भाड़ा ये क्या है भाई, ये किस में आएगा। तो देखो ये बात समझो कि हम जितना भी व्यक्तियों के ऊपर जो खर्च करते हैं, समझना बात, जितना भी हम व्यक्तियों के ऊपर खर्च करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च करते हैं, वो सारा का सारा खर्चा, ठीक है, वो सारा का सारा खर्चा किस में जा सकता है, किस चीज में लिखा जा सकता है, किसी व्यक्ति किसी एम्प्लॉय पे। यार कुली कुली किस चीज का पैसा ले रहा है, अगर कोई व्यक्ति घूम करके आया है अपने पैसेंजर ट्रेन से, जिस ट्रेन से नॉर्मली वो सफर करता है, उस ट्रेन से सफर करके आया है या बस अड्डे से आया है, वो अपने बोझा अपने सामान ढुवाने के लिए ना कुली का यूज करता है, कुली का चार्जेस लगता है, समझ रहे हो। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो कुली हुआ या फिर किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा हुआ, वो सारा का सारा किस में आता है, कन्वीनियंस में आता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा के लिए, अपने कर्मचारियों के अपने एम्प्लॉयज की सुविधा के लिए जो खर्च करें वो कन्वीनियंस के अंतर्गत आएगा। तो कूली भाड़ा हम जो है उसको क्रेडिट में लिख देंगे, और इसको किसके अंतर्गत लिखेंगे, इसको हम लोग कन्वीनियंस में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है पता रहेगा कि किसको किस कैटेगरी में लिखना है, ठीक है। कैटेगरी हम बनाते चल रहे हैं, देखो एक कैटेगरी मिला पोस्टेज स्टाम्प का, दूसरा कैटेगरी मिला कन्वीनियंस का, समझो, दूसरा कैटेगरी मिला। तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा बोला है क्या, जनवरी 4 का टैक्सी भाड़ा दिया, टैक्सी भाड़ा दिया, बताओ किस में आएगा, ये भी आ गया फिर से टैक्सी भाड़ा,
किसमें हमने बताया अभी जस्ट, हमने क्या बोला कि आप अपने एम्प्लॉय को किसी प्रकार की कोई सुविधा दे रहे हो, जैसे समझ लो ट्रैवलिंग का खर्चा, भाड़ा वगैरह दे रहे हो, जैसे कूली का खर्चा दे रहे हो, इस प्रकार के खर्चे किसमें हमने बताया, कन्वीनियंस में आया, उनकी सुविधा के लिए दिया जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कन्वीनियंस के रूप में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक, दोनों समझ में आया, बोलो क्लियर है, समझ में आया तो बता दो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिख दो। ठीक है, डन। इसके बाद देख लो अगला, अगला हम लोग बात करेंगे तो अगला बोलता है डाक व्यय, फिर से डाक व्यय आ गया 5 जनवरी को। पोस्टेज चार्जेस ये किस में आएगा आपको पता ही है, सब खर्चा ही रहता है, आपको पता है ना, लघु रोकड़वे में आपको लगातार खर्चे मिलेंगे, तो ये खर्चा पोस्टेज एंड स्टाम्प्स में ही आएगा, है ना बात, ये खर्चा किस में आएगा, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, डाक व्यय हो, डाक टिकट हो, इस प्रकार के। फिर इसके बाद फिर आ गया लिफाफे, लिफाफा जो है कहाँ का पार्ट है बताओ, लिफाफा किसके लिए जरूरत है, कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे खरीदा जाता है लिफाफा वगैरह, तो लिफाफा वगैरह जो है वो स्टेशनरी में आता है, लिफाफे हुए, पेपर्स हुए, पेन एंड पेंसिल्स हुए, ये सब किस में आते हैं, स्टेशनरी में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम क्या मानेंगे, ये हम क्रेडिट हो गया और इसे हम स्टेशनरी में डालेंगे। स्टेशनरी की दुकान से लिफाफा खरीदा जाता है ना जनरली, बोलो, जो लिफाफे वगैरह होते हैं वो हमारे स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिलते हैं, एनवलप वगैरह, तो हम लोग इसको स्टेशनरी में डालेंगे। ठीक है, इसको आप बहुत लोग इसको चाहो तो डाक में भी डाल सकते हो, यानी पोस्टेज एंड स्टाम्प में भी डाल सकते हो, क्योंकि लिफाफा डाक में भी काम आता है। ठीक है, तो वहां भी डाल सकते हो, तो दोनों के लिए ऑप्शंस खुले हैं, आप चाहो तो इसको जो है किसमें, पोस्टेज एंड स्टाम्प में डाल दो, या तो चाहो तो आप इसे स्टेशनरी में डाल दो, ज्यादा सुटेबल स्टेशनरी पड़ता है। ठीक है, तो हमने स्टेशनरी में लिख दिया। हम बता रहे बार बार कि कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं कि आप इन्हीं चीजों में इसको लिखो जिसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है किस में लिखा जाए भाई, ये किस में जाएगा, कोई अंदाजा नहीं, उसे आप क्या करो, उसे आप अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हो या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, जो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, अपने हिसाब से आप लिख दोगे, कोई ऐसा चिंता है ही नहीं यहाँ पर। फिर आ गया नौकरों को इनाम, अब बता दो ये नौकरों को इनाम किस में जाएगा, समझ में आ रहा है क्या भाई, नौकरों को इनाम किस चीज में रखा जाए, समझ में आ रहा है, कौन से कैटेगरी इसका लिए बनाया जाए, कोई कैटेगरी बन सकता है? देखो हम लोग के कैटेगरी मुख्य रूप से 3-4 ही होते हैं, जैसे देख लो हमारा एक तरह से हो गया कन्वेनियन का कैटेगरी हो गया, एक हो गया हमारा स्टेशनरी की कैटेगरी हो गया, एक हमारा पोस्टेज एंड स्टाम्प्स की कैटेगरी हो गया, ठीक है, एक हमारा रिफ्रेशमेंट की कैटेगरी हो गया, इसी प्रकार के कुछ कैटेगरीज हैं। 4-5-6-7 कैटेगरी होता है, उससे ज्यादा क्या बनाओगे, अपने मन से आप कोई नया कैटेगरी भी बना सकते हो, अगर वही खर्चा बार बार रिपीटेड हो रहा है। अब नौकरों को इनाम जो है बार बार होने वाली चीजें नहीं है, नौकर को कभी कभी जो है बख्शिश इनाम टिप वगैरह ये सब दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, इसे क्या करोगे, संडे एक्सपेंस में डाल दोगे। अब ये किसी कैटेगरी में नहीं समझ में आ रहा, तो इसे डाल दिया संडे एक्सपेंसेस, ठीक है, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसी को नहीं समझ में आ रहा है किस में जा रहा है, कोई इसका कैटेगरी नहीं क्लियर हो रहा है, संडे एक्सपेंसेस में डाल दो। ठीक है, संडे एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दो, डन है बात। फिर इसके बाद हमारा क्या, पेंसिल खरीदा, बता दो किसके अंदर का जाएगा, पेंसिल, पेंसिल खरीदा कहाँ जाएगा, क्रेडिट है, और ये जाना है स्टेशनरी में, पेंसिल किस में आता है, स्टेशनरी में आता है, तो ये स्टेशनरी में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा छपाई व्यय, ठीक है, छपाई व्यय, अब छपाई व्यय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक साथ लिख दोगे तो ज्यादा बेस्ट होता है, हमेशा क्या होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक साथ चलता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेशनरी अलग से दिखा दिए हैं, अब प्रिंटिंग छूट जाएगा, अब प्रिंटिंग को या तो आप अदर में डाल दो, लेकिन जानते हो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक साथ चलता है, तो हम इसको ना जहाँ पे स्टेशनरी लिखे, दो ही जगह तो लिखे है ना, इनको हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कर देते हैं, जैसे ये पोस्टेज एंड स्टाम्प्स है ना, उसी तरह। ठीक है, उसी तरह ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, तो एक साथ ले चलते हैं। इसे हम लोग किस में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसमें डाल दो। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे लिख दो, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर जो है छपाई पे ये भी क्या होगा, ये भी आ जाएगा आपका क्रेडिट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये भी इसमें आ गया, कैटेगरी बन रहा है ना, डन है। फिर इसके बाद आ गया हमारा कूली भाड़ा दिया, अब फिर से कूली का भाड़ा आ गया, कूली चार्जेस किस में हमने डाला था, कूली भाड़ा किस में आएगा बताओ। कूली भाड़ा किस में आएगा, कूली का खर्चा कन्वेनियन में बताया था ना,
ठीक है, भाड़ा वगैरह जितना है वो कन्वीनियंस में होता है, तो ये अभी हमारा हो गया कन्वीनियंस में। ठीक है, कन्वीनियंस। इसके अलावा भाई और कुछ है क्या? हाँ भी और है। फिर रिक्शा व्यय दिए। रिक्शा व्यय क्या है? रिक्शा का भाड़ा ही होता है ना। रिक्शा भी तो भाड़ा में है, रिक्शा गाड़ी ये सब भाड़ा में है ना, तो ये सारी चीज को हम कन्वीनियंट डालते हैं। होटल होटल का किराया और भी कन्वीनियंट में ही जाता है, तो ये भी हम क्या है, रिक्शा भाड़ा भी इस किस में डाल दिए, कन्वीनियंस में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बस का किराया। भाई बस का किराया फिर से क्या है, बस का किराया भी कन्वीनियंट हो गया, कन्वीनियंस। ठीक है, ठीक है। और गाड़ी भाड़ा। अब देखो गाड़ी भाड़ा का इंग्लिश बड़ा गलत लिखा, कार्टेज लिख दिया। कार्टेज लिखने में जानते हो, कार्ट में जनरली कार्टेज किसको होता है, बैलगाड़ी वगैरह जैसे होता है उसको कहते हैं, और जनरली आज के समय में कार्ट का मतलब होता है जिसमें माल ढुलाई होता है, उसके लिए कार्ट वर्ड यूज होता है, माल वाल के लिए। आजकल आदमी कार्ट में नहीं जा रहा है। पहले के ज़माने में कार्टेज में आदमी में सफ़र करता था, जो घोड़ा गाड़ी वगैरह होता है उसको कार्टेज वगैरह करते थे। तो फिलहाल यहाँ पे कार्ट लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग यही समझेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी खर्चे हैं वो आदमी से रिलेटेड ही है, तो हम लोग इसको आदमी से रिलेटेड ही खर्च मानते हुए कन्वीनियंस में डाल देंगे। ठीक है, क्रेडिट में डाल देंगे कन्वीनियंस। भाड़ा तो ये भी है। ठीक है, तो ये भी कन्वीनियंस का पार्ट हो गया। ठीक, और फिर इसके बाद आ गया लास्ट में विविध व्यय खुदी। अब देखो ये खुदी विविध व्यय। अब विविध व्यय को विविध व्यय नाम से दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोनों का सकते हो। यहाँ पे मिसलेनियस वर्ड यूज हुआ है, तो जहां हमने सन्ड्री नाम यूज किया है, जैसे हम यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस नाम किए हैं, इसकी जगह पे आप मिसलेनियस यूज कर लो, क्योंकि किताब में खुद मिसलेनियस नाम से दिया हुआ है, तो हम अपने मन से जो है चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस जो खुद ही किताब में दिया है, तो हम अपने मन से उसको चेंज नहीं करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ही नाम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ठीक, तो हमने सारे व्यय देख लिए, सबको कैटेगराइज कर लिया, टोटल कितने कैटेगरी निकल गए, डन हो गया बात। यहाँ तक जैसे ही हम लोग देख लिए, तो इसमें टोटल कितने कैटेगरी निकल रहे हैं, हम सारे कैटेगरी को लिख लेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार डाउट देख लेते, कोई बच्चा डाउट 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 कर रहा है, चलो डाउट देख लें। सर जी यूट्यूब पर किस नाम से चैनल, लो भाई अभी तक इनको चैनल ही नहीं मिला। कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड सर्च करो और देख लो। ठीक है, बात करते हैं क्या, अब यहाँ पे टोटल कितने कैटेगरी हुए हैं, शुरू से देखते जाओ। सबसे पहली कैटेगरी पोस्टेज एंड स्टाम्प्स की है, फिर दूसरा कैटेगरी कन्वीनियंस की है। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी पोस्टेज एंड स्टाम्प्स लिखना जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से कॉलम बनेंगे ना। पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, इसको रफ में आप कर लेना, पोस्टेज एंड स्टाम्प्स। दूसरी कैटेगरी है कन्वीनियंस, क्योंकि जितना कैटेगरी होगा उसी के हिसाब से कॉलम बनेंगे, इसलिए हम पहले देख लें कितनी कैटेगरी है। फिर कन्वीनियंस के बाद हमारा पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, और कन्वीनियंस के बाद हमारा अगला कैटेगरी क्या है, अगला कैटेगरी है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगला हमारा कैटेगरी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और फिर हमारा अगला कैटेगरी क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद हमारा अगला कैटेगरी देखो भाई, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का है। और फिर उसके बाद देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब हो गया। हाँ फिर इसके बाद कोई नया कैटेगरी नहीं, तो टोटल 1 2 3 4, चार कैटेगरी हमारे बने। ठीक है, तो कल जो हमने फॉर्मेट बनाया था उसमें ये 4 लाइन और ऐड हो जाएंगे, और लास्ट में एक रिमार्क होता है। ठीक है, लास्ट का एक लाइन हमारा रिमार्क्स के लिए होता है, आपको उसमें लिखना कुछ नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक तो कल के फॉर्मेट में टोटल 5 कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड होंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, चलो सीख लो। बात समझे, ध्यान रखना, जो हम लोगों ने कल का फॉर्मेट देखा था सेम वही फॉर्मेट होगा, उसमें ये एक्स्ट्रा कुछ और कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, हम लोग कॉलम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या लिखेंगे, एनालिटिकल, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है अपना कॉलम ड्रॉ करेंगे। कॉलम ड्रॉ करते समय अब थोड़ा सा छोटा छोटा कॉलम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कॉलम्स की यूज है।
तो सबसे पहला हमारा कॉलम होगा अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम हो गया पहला कॉलम, ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक, दूसरा कॉलम हमारा बनेगा सीबीएफ का। सीबीएफ का कॉलम समझते हो ना? सीबीएफ का कॉलम हो गया यानी कैश बुक फोलियो। कल हमने बताया था इसका फुल फॉर्म। इसमें कोई ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, तो पतला सा एकदम बन जाएगा सीबीएफ। सीबीएफ के बाद हमारा अगला कॉलम बनेगा डेट का। डेट में भी सिर्फ डेट हल्का सा लिखना रहता है। फिर उसके बाद हमारा अगला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का। इसमें थोड़ी सी चीज़ें लिखनी रहती है, तो ये थोड़ा सा चौड़ा बनता है, ठीक है, तो इतना चौड़ा बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स के बाद हमारा वीएफ, वाउचर नंबर और एलएफ, ठीक है, वाउचर नंबर एकदम पतला सा, एलएफ, ठीक है, एकदम पतला सा, फिर अमाउंट पेड। अमाउंट पेड। तो यहां तक हमने जो है कल के कॉलम भी बनाए थे, कल वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब इनके बाद हमारे टोटल कितने कॉलम बनने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम और बनाने हैं। तो पहले पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, तो पोस्टेज एंड स्टाम्प्स पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम किसका हो गया? हमारा कन्वीनियंस का। दूसरा हो गया हमारा कन्वीनियंस का, कन्वीनियंस, ठीक है, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरा कॉलम किसका हो गया? तीसरा कॉलम हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, ये भी हो गया। फिर अगला कॉलम किसका हो गया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। और लास्ट कॉलम हमारा होता है रिमार्क का। इसमें कुछ लिखना नहीं है, रिमार्क। चल यार, कहाँ से हटेगा, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर रिमार्क्स का हमारा हो जाएगा कॉलम, और इस कॉलम को थोड़ा सा अच्छे से लिख ही देते हैं। समझ में आ गया? तो कॉलम बनाने तो आपको क्लियर हो ही गया, ठीक है, रिमार्क्स, ठीक। कॉलम बनाने आप लोग को समझ में आ गया। अब किस में अमाउंट लिखना है, इसमें अमाउंट लिखना तो आईएनआर बनाओ, यहाँ पर अमाउंट लिखना तो आईएनआर बनाओ, और इन सब में भी अमाउंट ही लिखना रहता, तो इन सब में भी आपको रुपए का सिंबल यानी इंडियन रुपीस आईएनआर का सिंबल बन जाएगा, ठीक है, डन है। तो ये हमारा जो है पूरा पूरा फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट आप लोग को एकदम आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक। देखो कल तक के क्वेश्चन में इतना फॉर्मेट था, आज बस ये ऐड हुआ है। और ये कैसे हमारा ऐड हुआ हमने बताया कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सा चीज किस कैटेगरी में जाएगा, और उन कैटेगरी के हिसाब से हमारा नया कॉलम्स बन के आ जाएगा, ठीक, डन है। अब क्या करना है? अब हम लोग को जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बस वैसे ही सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं। एकदम सिंपल, जैसे पहले सॉल्व हुआ था कल के क्लास में वैसे ही आज भी सॉल्व होगा। तो सबसे पहला अमाउंट क्या है? 2020 की 1 जनवरी को रोकड़ प्राप्त हुआ। 2020 1 जनवरी, ठीक है, 2020 जनवरी 1 को रोकड़ प्राप्त हुआ। लिखेंगे टू कैश, डेबिट में जाना है, टू कैश, ठीक है। और कितना प्राप्त हुआ? 300, तो हम लोग यहाँ पे 300 लिख देंगे। पॉइंट लगा के डबल जीरो लगा सकते हो अगर पैसे में हिसाब किताब हो रहा है तो, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो सबसे पहला काम ये हमारा हो गया, डन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा पहला जो है डाक व्यय हुआ 2 जनवरी को। 2 जनवरी को डाक व्यय का पेमेंट हुआ है, तो हम लोग डालेंगे 2 जनवरी। डाक व्यय का पेमेंट हुआ है तो लिखेंगे टू पोस्टेज, ठीक है। डाक व्यय का हमारा पेमेंट हुआ है तो हम लोग डालेंगे टू पोस्टेज। और कितने रुपए का पेमेंट हुआ है देख लो, जितने का पेमेंट है उतना अमाउंट डाल दो पेमेंट साइड में। तो डाक व्यय का पेमेंट हुआ है हमारा कितने का? 65 रुपए का, तो हम लोग 65 रुपए डाल देंगे, ठीक है। 65 रुपए डालेंगे कहाँ का? तो एक 65 रुपए हमारा इस अमाउंट पेड में जाएगा, और दूसरा 65 रुपए पोस्टेज एंड स्टाम्प्स वाले में भी जाएगा, दोनों में जाएगा 65 65, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा अगला अगला हमारा जो है कूली भाड़ा। 3 जनवरी को कूली भाड़ा है 15 रुपए का। कूली भाड़ा को कूली चार्जेस लिखा है 3 जनवरी। 3 जनवरी को हमारा कूली भाड़ा को कूली चार्जेस लिखा, तो हम लोग लिख देंगे टू कूली, ठीक है, टू कूली चार्जेस,
कूली चार्जेस कितने रुपए का है, 15 रुपए का, तो 15 रुपए हम लोग इसमें डाल देंगे और कूली चार्जेस किसमें हम लोग रखे थे, कन्वीनियंस में, तो कन्वीनियंस में डाल देंगे। डन है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे, अगला आइटम क्या है। अगला आइटम है हमारा टैक्सी भाड़ा, ठीक है, टैक्सी भाड़ा है, टैक्सी फेयर बोल सकते हो, चार्जेस भी लिख सकते हो। 4 जनवरी को 10 रुपए, तो टैक्सी फेयर है, टैक्सी टैक्सी चार्जेस 4 जनवरी को, ठीक है। 4 जनवरी को हमारा जो है टैक्सी चार्जेस, टू टैक्सी चार्जेस, ठीक है, कितना है, 10 रुपए का। कूली से ज़्यादा तो अरे कूली तो टैक्सी से भी ज़्यादा ले रहा है, 10 रुपए का। और ये किस में जाएगा, ये भी हमारा कन्वीनियंट में जाएगा, ठीक है, डन है। उसके बाद हमारा टैक्सी चार्जेस हो गया। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा 5 जनवरी को डाक व्यय है कितने का, 20 रुपए का। 5 जनवरी डाक व्यय 20 रुपए का। 5 जनवरी को डाक व्यय 20 रुपए का। 5 जनवरी डाक व्यय को हम लोग पोस्टेज लिखेंगे, कितने का है, 20 रुपए का। तो 20 रुपए का हमारा डाक व्यय पोस्टेज एंड स्टाम्प्स में जाएगा, ठीक है, डाक व्यय हो गया। फिर इसके बाद देख लो, डाक व्यय 20 रुपए का जाने के बाद फिर हमारा लिफाफा, इनवलप्स, ठीक है। 6 जनवरी को इनवलप है 12 रुपए का। 6 जनवरी को एनवलप है 12 रुपए का। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 जनवरी को लिखेंगे टू एनवलप, टू एनवलप कितने रुपए का, 12 रुपए का। और एनवलप किस में रखा था हमने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ है, यहाँ पे 12 रुपए, ठीक है। मतलब अमाउंट इसमें भी डालना है, फिर इसके बाद कैटेगरी देख कर डालना है कि किस कैटेगरी में जा रहा है। बस यही सिंपल सा लॉजिक है, बाकी आराम से होते जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर एनवलप के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद हमारा नौकरों को इनाम, यानी रिवार्ड टू सर्वेंट्स, ठीक है, 7 जनवरी को 30 रुपए का। 7 जनवरी को रिवार्ड टू सर्वेंट, ठीक है, रिवार्ड टू सर्वेंट 7 जनवरी, ठीक है, नौकरों को इनाम, टू रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड, ठीक है, टू सर्वेंट्स, ठीक है, रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स, दो लाइन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कितने रुपए का है, 30 रुपए का है शायद, 30 रुपए का ना रिवॉर्ड है, देख लो भाई रिवॉर्ड कितने का है, देखो, हाँ 30 रुपए का, 30 रुपए का रिवॉर्ड है, ठीक है। तो किस में जाएगा, मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में भी जाएगा 30 रुपए यहाँ पर, और मिसलेनियस में सबसे आखिरी में भी 30 रुपए। ठीक। अच्छा, हर जगह हम क्योंकि पैसा नहीं लिख रहे तो यहाँ पे 300 डायरेक्ट कर दो, पॉइंट लगा के 0 0 करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 300 डायरेक्ट ही कर देते हैं। कहाँ पॉइंट लगाए, कहीं भी नहीं लगाए, तो इसमें क्यों लगा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आगे, आगे देख लो। फिर मिसलेनियस के बाद हमारा पेंसिल खरीदा 8 जनवरी को, 8 जनवरी को पेंसिल खरीदा, तो टू पेंसिल कर दो। 8 जनवरी, 8 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, टू पेंसिल, ठीक है, टू पेंसिल कितने का खरीदा है, तो पेंसिल हमारा जो खरीदा है, ये थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा सामने रखो, यहाँ पर। और पेंसिल कितने का खरीदा है भाई, तो पेंसिल हमारा जो खरीदा है वो है पेंसिल 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 20 रुपए का, 20 रुपए का पेंसिल खरीदा है, तो ये स्टेशनरी में जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 20 यहाँ पे चला गया, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ है, यहाँ पे 20 रुपए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है। फिर छपाई व्यय है, ठीक है, 9 जनवरी को छपाई व्यय 12 रुपए 50 पैसा, 9 जनवरी को छपाई व्यय, 9 जनवरी को छपाई व्यय 12 रुपए 50 पैसा, टू प्रिंटिंग, छपाई को प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है, 12 रुपए 50 पैसा, 12 रुपए 50 पैसा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 12 रुपए 50 पैसा, ठीक है। फिर इसके बाद छपाई व्यय के बाद हमारा अगला जो है कूली भाड़ा, फिर से 10 तारीख को 12 रुपए 50 पैसा, 10 तारीख को कूली भाड़ा फिर से 12 रुपए 50 पैसा। कूली चार्जेस 12 रुपए 50 पैसा, कन्वीनियंस में जाएगा 12 रुपए 50 पैसा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा बोला रिक्शा भाड़ा दिया, बस का किराया दिया, बहुत सा और आइटम है, समझ रहे हो ना, तो हम बाकी आइटम छोड़ दे रहे हैं, आगे आप लोग करिएगा, समझ में तो आएगा कैसे लिखना है, ठीक है। अब मान लो कि इतना ही क्वेश्चन रहता है। मान लो ये सारे आइटम्स नहीं रहते हैं, ये सब आप लोग अपने सॉल्यूशन में डाल लेना, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हो ना, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो आगे हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया रहता आइटम, तो फिर क्या होता, ठीक। तो आप लोगों में दिया है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको लिख लेना, लेकिन फिर क्या करना होगा, अगर इतना ही क्वेश्चन में आइटम्स रहते हैं तो फिर देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर दिया है,
अब इस सॉल्यूशन के बाद करना क्या था, इस सॉल्यूशन के बाद जोड़ घटाना करना है जैसे हमेशा होता है। तो यहाँ पे जो 300 है वो डेबिट में है, उसको हम लोग डेबिट कहेंगे, जो रिसीव्ड वाला है 300 हमारे डेबिट में है, और क्रेडिट में इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं अमाउंट पेड को, तो इसको जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 24 1 25, इसको 25 मानो, 25 25 और 20, 25 और 20 45 ना, 45 और 30, 45 और 30 75, 75 और 2, 75 2 77, 77 10 87, 87 और 20 107, 107 और 10 117, 117 और 5 122, 122 और 10 132, 132 और 5 132 और 5 137, 137 और 60 197। तो यहाँ पे जोड़ने पे आ गया 197, ठीक है, ये क्रेडिट में आ गया। अब डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो। चलो यार पहले हम डाउट देख लें, बहुत बच्चे डाउट डाउट देख रहे हैं, ठीक है डाउट देख लेते हैं। बोलो भाई डाउट में क्या आ गया। सर 2 जनवरी में बाई नहीं लिखेंगे क्या, बाई लिखेंगे। अरे 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 यार हम सब में 2 ही 2 करते चलेंगे। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, सबसे बड़ा गड़बड़ यहाँ पे हम सब में 2 लिख दिए, बिल्कुल आप तो सही कह रहे हो। ओके सर क्रेडिट में है ना, और तो आप एंट्री किए हैं तो 2 से किए, हाँ गलती हो गया सर जी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मुझे क्लास 12 कहाँ लेना था, मगर मैंने क्लास 11th का ले लिया, प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ। यार देखो अब ये जो है ना, आप लोग कोर्स पढ़ के लिया करो ना, अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है मेरे पास तो नहीं, आप टीम से बात करो देखो क्या होगा। भाई देखो एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हुआ है कि हम लोगों को हर जगह क्या करना था, हर जगह बाई लिखना था और हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ पर 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 यहाँ और यहाँ, ये सब जगह हमने क्या करना था, हमें बाई करना था, ठीक है, हर जगह हमें बाई लिखना था और हमने महानता में 2 लिख दिया, क्योंकि ये सब क्रेडिट वाले आइटम है ना, ठीक। तो चलो डन है। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गया, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक। और किसी को कोई दिक्कत, और किसी को कोई दिक्कत है बताओ। सर एंट्री क्रेडिट में है तो 2 होगा कि बाई होगा, बाई होगा स्तुति, हमने गड़बड़ कर दिया था, डाउट 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 समझ गए सबने, जो है बहुत भयंकर वाला गड़बड़ पकड़ा है। चलो आप लोगों को कल हमने बताया था ना, चलो वो बात आपको याद ही था, वो बात आप लोग को याद ही था, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि ये हमारा जो है ना बाई 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 होगा हर जगह, सिर्फ पहला वाला 2 होगा क्योंकि वो इधर गया, बाकी सब पेमेंट वाला है ना, तो सब में बाई होगा, ठीक। सही है, पकड़ लिया आप लोग। अब देखो करना क्या, हमने जोड़ घटाना किया, अब जोड़ घटाना में बराबर नहीं आ रहा है, हमने कल बताया था कि बराबर नहीं आया तो क्या करना, आज देख लो। हाँ हमने आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये क्वेश्चन हमने सही नहीं सॉल्व किया, फिर से बता दे रहे हैं, ये जब लिखोगे तब जाके फाइनल सही होगा, ठीक है, ये पूरा जब लिखोगे तब जाके फाइनल सही होगा। यहाँ पर हमने अधूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको पूरा बाद में कर लेना, ये नहीं कि इसी को छाप देना, भाई ये अधूरा क्वेश्चन है, हम इसको लिख भी देंगे क्योंकि कुछ बच्चा आगे चल के परेशान हो जाता है। पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन आपको सही करके पूरा करना है, ठीक है, आपको सही करके पूरा करना है, सही पूरा करना है, ठीक है। वो हमने अधूरा बनाया है, ठीक है, तो ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, कुछ बच्चा ऐसा है कि समझते नहीं है, तो ये नोट में लिखा रहेगा तो उनको समझ में आएगा, ठीक है, कि हमने वहाँ पे अधूरा बनाया है। कुछ बच्चे नोट्स लेके डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि ये क्या हुआ, बाकी एंट्री क्यों नहीं सर की है, तो इसलिए ये बात हमने लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो है क्रेडिट में इतना, डेबिट में इतना, हम लोग घटाएंगे, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, 103 रुपये हमारा क्या हुआ, बैलेंस आया, ठीक है, कितना आया 100। हमारा टोटल बैलेंस आ गया 103 रुपये। अब क्या करना है, कैसे लिखना है, तो करना ये है सबसे पहले कि आप टोटल कर दो, ठीक है, आप क्या करो, आप टोटल कर दो, कैसे, यहां पे टोटल कर दो और यहां पर लिख दो कितना जो आपका जोड़ने पे आया, कितना 197, तो 197 रुपये आप यहां पे कर दो, लेकिन इसको जोड़ते ही लिख मत देना, मतलब 2 लाइन से बंद मत करना। और फिर इसके बाद महीने के आखिरी में, ठीक है, महीने का आखिरी, जैसे जनवरी, जनवरी का आखिरी बैलेंस क्या होता है 31 जनवरी, तो आप 31 जनवरी का डेट डालो, 31 जनवरी का डेट डाल के लिखोगे बाई बैलेंस सी डी, क्या लिखोगे, बाई बैलेंस सी डी, जो आपका आंसर आ रहा है, बाई बैलेंस सी डी कितना आंसर आ रहा है, तो मेरा आंसर है 103, तो बाई बैलेंस सी डी करके आप 103 लिखोगे, और फिर नीचे, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने नीचे लगाया, फिर यहाँ पर भी ऐसे नीचे लगाओ, ठीक है, फिर नीचे क्या करोगे 300 का टोटल कर दोगे,
300 का टोटल करके नीचे बंद कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 300 का टोटल लगा के नीचे ऐसे बंद कर दोगे। सेम इसी तरह फिर अब क्या करना है, अब यहाँ पे जहाँ टोटल हुआ बस इसी के सामने आप टोटल करते जाओ। इसका टोटल करोगे तो 65 और 20 85, तो यहाँ पे 85 आ गया। फिर इसका टोटल कर दो इसी के नीचे, इसका टोटल करोगे तो 10 15 35 25, 25 और 2 27, 27 10 37, 37 रुपये 50 पैसा, तो इसका टोटल 37 रुपये 50 पैसा, ठीक है। फिर इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 24, 24 और 20 कितना हो गया, 24 और 20 44, 44 रुपये 50 पैसा, ठीक है, 44 रुपये 50 पैसा। और इसका टोटल करो ठीक है, तो इसका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारा इसका टोटल, 2 लाइन से बंद होगा, 30 रुपये, ठीक है। नीचे मेरी जगह नहीं था, आप लोग कर लेना, तो इस तरह से टोटल कर लोगे, डन है। और फिर फाइनली बंद हो जाएगा। तो करना यही है कि सब करने के बाद इनको जोड़ लोगे यहीं पे एक लाइन खींच करके, इनको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद जो बैलेंस आया वो बैलेंस यहाँ पे डालोगे, बाई बैलेंस सीडी करके फिर टोटल कर लोगे सब बॉक्स में एक साथ। और ऐसे करते हुए हमारा एनालिटिकल कैश बुक तैयार हो जाएगा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, डन है। आगे समझ में बता दो, ये बात एकदम समझ में आया, सबको क्लियर है? तो चलो हम लोग एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़े तो एक बार पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने समझा, कितना अच्छे तरीके से आप लोग जानते हो, सही आंसर देते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो है 97% बच्चे लगभग समझ गए, 3% बच्चों को नहीं आया है। वो 3% में कौन है, क्या है, अगर डाउट में कुछ है तो देख लेते हैं, वरना क्या ही कर सकते हैं भाई। अंकुर राजपूत सर, पेंसिल खरीदी में नगद नहीं लिखा, फिर एंट्री क्यों की जाएगी? भाई हर चीज यहाँ पे किसी में भी नगद नहीं लिखा है। पेंसिल खरीदी मतलब नगद ही खरीदा, जब कुछ नहीं बोलता है तो नगद मानते हैं। 3 चीज कंडीशन होता है, देखो, जब नाम दिया हो, नगद शब्द ना लिखा हो, तब हम उधार मानते हैं, बाकी हर कंडीशन में नगद मानते हैं, ठीक है। यहाँ पेंसिल खरीदी, किसी का नाम नहीं दिया कि किससे खरीदी, बोलता है रमेश से पेंसिल खरीदी, तब हम उधार मानते हैं। तो यहाँ पेंसिल खरीदी मतलब नगद में खरीदा, ठीक है। चलो, तो चलो पहला एमसीक्यूज हमारा जो है ये रहा, ठीक है। एमसीक्यू देने आप लोग को आता ही है, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, यहाँ से पोल स्टार्ट करेंगे, आपके पास पोल चलेगा, वहां पे आंसर देना है ऑप्शन चूज करते हुए। तो बोलता है रोकड़ बही में लिखा जाता है, ठीक है। पूछा है रोकड़ बही में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है भाई रोकड़ बही में? सभी नगद प्राप्तियां, सभी नगद भुगतान, सभी प्राप्तियां एवं भुगतान, मतलब नगद प्राप्तियां एवं भुगतान, और इनमें से कोई नहीं। किसे लिखा जाता है रोकड़ बही में? तो चलो बता दो जल्दी से, रोकड़ बही में किसे लिखा जाता है? बोल, ये सही आंसर है। और 83% बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिसमें से टॉप 10 बच्चे हमारे विशाल चौधरी, अंकुर राजपूत, खुशी चौधरी, ये टॉप 3 है, बाकी बच्चे अपना नाम देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 83% बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ, यहां सही आंसर क्या है? तो यहां सही आंसर है हमारा सी, ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। और 83% बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिसमें रोकड़ स्तंभ, रोकड़ स्तंभ का मतलब कॉलम, कैश कॉलम, कैश कॉलम का शेष जो है ना, शेष वो हमेशा कौन सा होता है, यानी किधर हमेशा ज्यादा होता है, डेबिट में ज्यादा होता है कि क्रेडिट में ज्यादा, ज्यादा किस साइड का होता है, ठीक है। बैलेंस क्या बनता है उसका, ठीक है, उसका शेष क्या होता है, हमेशा डेबिट, हमेशा क्रेडिट, डेबिट अथवा क्रेडिट दोनों, या हमेशा बराबर। किस प्रकार का शेष होता है रोकड़ स्तंभ का, ठीक है, किस प्रकार का, हमेशा पूछा है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा? रौनक सेन अभी आ रहा हो गया। पूछा गया है कि रोकड़ स्तंभ का शेष होता है, कैश का बैलेंस क्या होता है कैश कॉलम का। देखो बैंक जो है वो अधिविकर्ष दिखाता है, कैश भी अधिविकर्ष दिखा सकता है, लेकिन समानता हमारा कैश का बैलेंस डेबिट होता है, समानता। तो इस क्वेश्चन में अब समानता वगैरह तो पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का जो मैक्सिमम है वो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट को ही हम यहाँ पे तवज्जो देते हुए आंसर लिखेंगे, क्या, हमेशा डेबिट, तभी सही माना जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है सही है। और इसमें कितने बच्चों ने सही किया है? 24% बच्चों ने सही किया, और सब मिक्स टाइप का है, सब मिक्स मिक्स किए हैं तो अंकुर राजपूत, आशा कुमारी और विशाल पटेल ये टॉप 3 हैं, बाकी बच्चे अपना नाम देख लो, ठीक है। यहाँ पे हमेशा डेबिट ही हम लोग सही मानेंगे। अगला बोलता है कि साधारण रोकड़ बही में राशि स्तंभ होते हैं, अमाउंट लिखने के टोटल कितने कॉलम है साधारण रोकड़ बही में? कितने कॉलम होता है अमाउंट के? एक कॉलम होता है, दो कॉलम होते हैं, तीन कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। साधारण रोकड़ बही को किस नाम से जाना जाता है? वो नाम ही है, उसमें आंसर छुपा है, बता दो।
साधारण रोकड़ बही में अमाउंट लिखने के कितने कॉलम होते हैं? जल्दी से बताओ। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू होगा आप लोगों का, यहाँ पे तो सबका सही चल रहा है। साधारण रोकड़ बही में कितने कॉलम होते हैं अमाउंट लिखने के लिए? यार सोच समझ के आंसर देना। जब भी कॉलम पूछेगा ना तो एक साइड का पूछेगा, ठीक है? एक साइड में डेबिट में कितने कॉलम है, क्रेडिट में कितने कॉलम है, ऐसे अमाउंट लिखने का टोटल कितने कॉलम होता है साधारण रोकड़ बही में? सब लुटिया डुबाओगे। साधारण रोकड़ बही को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं भाई। सिंगल कॉलम, एक कॉलम होता है, ठीक है, अमाउंट लिखने का। दो कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों मिला के दो कॉलम होगा, तो ऐसे तो एक इसमें एक इसमें, ठीक है। तो हमारा एक कॉलम सही होगा। हमें पता था सबके सब गड़बड़ करोगे, दो कॉलम लगा दे रहे हो, ओवर स्मार्ट बन जा रहे हो आप लोग। यार नाम ही इसका सिंगल कॉलम कैश बुक है यार, एक खाने वाली रोकड़ भाई। बताओ, दो कॉलम लिख दो, डेबिट में एक क्रेडिट में एक, दोनों जोड़ के आप दो बता रहे हो यार। अमाउंट लिखने के एक कॉलम होते हैं, डेबिट का या क्रेडिट का, ऐसे करके बताना है। और इसमें बस ये तीन बच्चों ने सही किया है, ठीक। चलो नेक्स्ट बात। साधारण रोकड़ बही में प्रविष्टियां होती हैं। कैसी प्रविष्टियां होती हैं? व्यक्तिगत खातों के नियमानुसार, उसका वो रूल लगता है। वास्तविक खातों के नियमानुसार, नाम मात्र खातों के नियमानुसार, इसमें से कोई नहीं। साधारण क्या, हर प्रकार के रोकड़ बही में आप बताओ किस प्रकार, किस नियम के हिसाब से प्रविष्टियां होता है, यही आपको बताना है, ठीक है। कौन सा नियम लगता है, डेबिट में क्यों जाता है, क्रेडिट में क्यों जाता है, क्या जाता है, कौन सा खाते का नियम लगा के। ऑन ऑफ करती रहो समीक्षा। है, अगर बात किया जाए तो कितनी प्रविष्टियां होती हैं, तो साधारण रोकड़ बही में जो प्रविष्टियां होती है ना, किस खाते का नियम लगता है? तो रोकड़ बही होता है, रोकड़ का कॉलम, रोकड़ हमारा होता है संपत्ति, संपत्ति किसके अंदर आता है? तो वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाते का नियम इसमें लगता है, ठीक है। वास्तविक खाते का नियम लगता है। तो इसमें कितने बच्चों ने सही किया है? तो यहाँ सही करने वाले 6%। अरे बाप रे, सबके सब एकदम डुबा दोगे यार, एकदम नाक कटवा दोगे। यार हमने बताया ना कि कैश आता है तो डेबिट में लिखते हैं, कैश आता है क्रेडिट में लिखते हैं। आना और जाना किस में होता है? वास्तविक खाते में। कैश क्या है? संपत्ति है। संपत्ति किस खाता, किस खाते में आता है? वास्तविक खाते में। व्यक्तिगत खाते लिखे जा रहे हो, नाम मात्र खाते लिखे जा रहे हो, बताओ। खुशी चौधरी और गुलशन अवार, इन दो लोगों ने सही किया। बहुत भयंकर आप लोग बर्बाद कर लो। रोकड़ बही में किसे नहीं लिखा जाता है? बताना है इसमें से कौन सा है जो नहीं लिखा जाता है। नकल बही का पृष्ठांक, नकल बही का मतलब होता है जर्नल, ठीक है, जेएफ, हम इसका इंग्लिश में लिखते हैं। खाता बही का पृष्ठांक, खाता बही को हम लोग एलएफ कहेंगे। वाउचर क्रमांक, वाउचर क्रमांक को हम लोग वाउचर नंबर, वी नंबर कहेंगे, ठीक है। और सेवम को यानी टू और एंड बाई, ठीक है। तो जो हमारा कैश बुक होता है, कैश बुक में इनमें से किसको नहीं लिखा जाता है, ये बताना है। कैश बुक में इनमें से किसको नहीं लिखा जाता, बताओ। ये तो सही कर देना कम से कम, इतना क्वेश्चन लगा लियो। कैश बुक में किसको नहीं लिखा जाता है? हर एक पोल के आंसर के बाद दोबारा। का आंसर हमारा निम्न में से किसको नहीं लिखा जाता? तो जेएफ को नहीं लिखा जाता, ठीक है। जेएफ हमारा जो है कैश बुक में नहीं लिखा जाता है, बाकी सब हमारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें कितने बच्चों ने सही किया है? तो यहाँ पे 44% बच्चों ने सही किया। कुछ बच्चे एलएफ बोल रहे हैं, एलएफ तो लिखा जाता है, वाउचर नंबर एलएफ यही तो होता है साथ में, तो लिखा जाता है। तो उसमें गड़बड़ क्यों हो रहा है? टू और बाई भी लिखा जाता है, डेबिट में टू, क्रेडिट में बाई, तो ये सब सही है, बाकी सिर्फ जेएफ नहीं होता है। श्रेया दुबे, अंकुर राजपूत और खुशी चौधरी, ये टॉप 3 हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट देखो भाई, अगला अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि एक संस्थान रोकड़ बही रखती है, कोई एक संस्था है वो कैश बुक बनाता है, तो उसे किस चीज की रखने की आवश्यकता नहीं होती? अब एकदम प्रैक्टिकली समझाया हुआ बात है कि अगर कैश बुक बना लो तो दूसरा एक चीज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, किस चीज के बनाने के लिए? उसे जो क्रय बही नहीं बनाना पड़ेगा, विक्रय बही नहीं बनाना पड़ेगा, मुख्य जर्नल नहीं बनाना पड़ेगा, या खाता बही में रोकड़ खाता यानी कैश अकाउंट, ये नहीं बनाना पड़ेगा। किस चीज को नहीं बनाना पड़ेगा, बताओ। किस चीज को नहीं बनाना पड़ेगा? ठीक।
तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ है खाता बही में रोकड़ खाता, यानी ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी कितने बच्चों ने सही किया है, तो यहाँ 58% बच्चों ने सही किया है, जिसमें खुशी चौधरी, अंकुर राजपूत, नवाब, ये टॉप 3 बच्चे हैं। बाकी लोग अपना नाम देख लो, ठीक है, ये बाकी बच्चों के नाम है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा जो है देखा जाए तो इसमें बता रहा है माल के उधार क्रय का लेखा कहाँ होगा। माल का जब उधार क्रय होता है उसका उल्लेख कहाँ होता है, ये बात हमने बताया था जब हमने एकदम स्टार्टिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, पढ़ाया था पहला दिन। तो माल का उधार क्रय का उल्लेख किसमें लिखा गया था, माल के उधार क्रय को रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में, प्राप्ति पक्ष डेबिट पक्ष होता है, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में, रोकड़ बही के दोनों पक्षों में, डेबिट क्रेडिट दोनों पक्ष में, या रोकड़ बही में कहीं भी नहीं। बताओ किस जगह पे माल का जब उधार क्रय होता है तो किस जगह पे उसका लेखा होगा। बोलो आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये होगा रोकड़ बही के कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं इसलिए क्योंकि ये क्या है, वो उधार है। उधार क्रय का लेखा थोड़ी ना होगा, नगद क्रय होता तब लिखते भुगतान पक्ष में क्योंकि भुगतान कर रहे हैं। रोकड़ बही में केवल क्या होता है, केवल नगद का लेन देन का लेखा होता है ना, उधार का थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है, तो क्योंकि माल का उधार क्रय बोला है। तो 30% बच्चों ने सही किया, बाकी सब के सब गलत बता रहे हो। तो अंकुर राजपूत, विशाल चौधरी और क्रिश ये लोग सही हैं। और यही लोग जो है थोड़ा मन लगाए पढ़े हैं। 40% बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो। उधार क्रय बोला है, केवल क्रय नहीं, क्रय होता है तब भुगतान पक्ष में जाता है, यहाँ पे उधार है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, बोला है बकाया वेतन। बकाया वेतन यानी दिन वेतन देना बाकी है, तो उसका लेखा कहाँ पे होगा, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में, खुदरा एवं लघु रोकड़ बही में, इनमें से कोई नहीं। वेतन देना बाकी है, इसका लेखा कहाँ होगा बताओ। कैसे सही होगा, बकाया वेतन है तो ये भी ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आज कर रहे हैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त, ठीक है। बाकी पोल से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, मतलब एमसीक्यूज पे। यहाँ पर जो सही होगा बकाया वेतन है, तो ये भी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बकाया मतलब जिसको दिया नहीं गया, जिसको दिया गया नहीं तो उसका कहीं भी लिखा नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 33% बच्चों ने सही किया। क्रिश हैं, राजेश हैं, स्तुति हैं, ये टॉप 3 बच्चे हैं। फाइनली लीडर बोर्ड में किसकी क्या पोजीशन है, 8 क्वेश्चन सही हुआ, 7 क्वेश्चन सही करते हुए खुशी चौधरी पहले नंबर पे, 6 क्वेश्चन सही करते हुए अंकुर राजपूत और गुलशन अवार ये दोनों लोग सेकंड रैंक पे, 5 क्वेश्चन सही करते हुए अमन शर्मा फोर्थ पे हैं। क्रिश जो है 4 का सही करते हुए, क्रिश, नवाब, साक्षी, विशाल पटेल और राजेश सिंह ये सब लोग 4 क्वेश्चन सही करते हुए इस पोजीशन पे है। कहाँ पे, 5th 6th 7th 8th, और लास्ट में हमारे जो है 9th तक में है। और लास्ट हमारे स्तुति हैं, 3 क्वेश्चन सही करते हुए 10वीं पोजीशन में। तो ये हमारा जो है आज का लीडर बोर्ड रहा। इसके बाद भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन क्योंकि मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोलने में अब दर्द होने लगा है। और इसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ जो है आप लोगों के नेटवर्क भी इशू है, तो इसमें और भी बहुत से एमसीक्यूज हैं, हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। डिलीट नहीं करेंगे, नोट्स का पार्ट रहेगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, और किसी एमसीक्यूज में कहीं कोई समस्या होगा तो आप लोग हमसे अगले किसी भी क्लास में बीच में कहीं भी पूछ लेना कि सर, मतलब क्वेश्चन लिख देना कि सर इसका आंसर क्या होगा, सर क्वेश्चन और आंसर बता, ऑप्शन बता देना, तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, सभी लोग। और बढ़िया से इसको तैयार कर लेना, हम इसका आंसर नहीं लगा रहे, पहले आप लोग खुद से लगा लेना। और आंसर चाहिए तो आप लोग गूगल या फिर चैट जीपीटी ये सब का भी यूज़ करते ही हो, उससे भी